तब मेरे जहन में बस यही बात आती है कि मैं इस रेगिस्तान पर एक साये अब्र बनकर बरस जाऊं। और तब लोग ये भूल जाते हैं कि मैं मुसलमान हूं और मेरा नाम जाकिर हुसैन है। उसकी पैदाइश के वक्त उसका बाप दिल की एक नामालूम बीमारी में मुब्तला था और लगता था जैसे वो मौत की दहलीज पर खड़ा है। उसकी मां ने नौ मौलूद को बाप के हक में मनहूस ख्याल करते हुए उसकी परवरिश को अपने लिए एक मुसीबत समझ लिया था। लेकिन तब एक सितारा शनास ने उसकी हथेली को देखा तो उसने कहा, बीबी ये बच्चा तेरे शौहर की दोबारा। तो बाप ने नन्ही मुन्नी उंगलियों और हथेलियों से खेल करने के लिए तबला उसके सामने रख दिया। वहां एक आंटी का ठेका था जो खुफिया था और जहां पुरस्कार अंदाज में देसी शराब पिलाई जाती थी। मैं उस वक्त 7 बरस का रहा हूंगा। दोस्तों, 1991 में उस्ताद जाकिर हुसैन खान का हिंदुस्तान के मारूफ अदबी मैगजीन ज़हने जदीद में एक इंटरव्यू शाया हुआ था। इंटरव्यू लेने वाली जर्नलिस्ट का नाम अंजलि जोशी था। हमारे ख्याल में पहले पहल ये इंटरव्यू इंडिया के किसी हिंदी या इंग्लिश मैगजीन में प्रिंट हुआ था। बाद अज़ां इसे जुबैर रिजवी साहब ने अपने अदबी मैगजीन ज़हने जदीद में शामिल किया। ये इंटरव्यू इसलिए बहुत ज्यादा अहम है कि इसमें उस्ताद जाकिर हुसैन खान की निजी और फनी जिंदगी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते। ये इंटरव्यू बताता है कि जब जाकिर हुसैन खान पैदा हुए तो उनकी वालिदा उन्हें मनहूस समझने लगी थी और उनसे एक तरह की नफरत भी करने लगी थी और यहां तक कि वो इस बच्चे की परवरिश से भी इनकारी थी। वो तो भला हो एक ज्योतिषी का जिसने उन्हें बताया कि इस बच्चे को मनहूस मत समझे, इसका सितारा बहुत बुलंदी तक जाएगा। इस इंटरव्यू में उस्ताद जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारे यहां फनकार मुल्क की पॉलिसी पर किसी भी तरह असर अंदाज नहीं होते। अगर आज मैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर कोई बयान दूं तो उसका संजीदगी से कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। हां, जब मैं मंच पर तबला बजाता हूं तब लोग ये भूल जाते हैं कि मैं मुसलमान हूं और मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैंने हिंदुओं के बेशुमार तीर्थ स्थानों पर तबला बजाया है और किसी पुरोहित के हाथ मुझे प्रसाद देते हुए कभी इसलिए नहीं रुके कि मैं मुसलमान। मैं जब मंच पर होता हूं तो खुद को बादशाह तस्वुर करता हूं और सामने बैठकर मुझे सुनने वाले मेरे संगीत के कैदी बन जाते। आज की यात्रा में उस्ताद जाकिर हुसैन के इस अहम तरीन इंटरव्यू के कुछ अहम तरीन हिस्से हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन खान की मां उन्हें मनहूस क्यों समझती थी। इस इंटरव्यू के आखिर में यह भी बताएंगे कि बचपन में उस्ताद जाकिर हुसैन खान को मनहूस समझने वाली मां उनके लिए क्या थी। हमारे साथ रहिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन खान ने
अंजलि जोशी से बात करते हुए कहा था, मैंने स्कूल के जमाने में ही तबला बजाने के मुजाहिरे शुरू कर दिए थे। मेरा लड़कपन और नौ उम्री का जमाना म्यूनिसिपल कमेटी के खुले मैदान में हॉकी और क्रिकेट खेलते, साहिले समंदर पर सैर सपाटे करते और मोहल्ले की लड़कियों पर नजरें फेंकते गुजरा। आप कह सकते हैं कि मेरी नौ उम्री के दिनों में कोई चौंका देने वाली बात नहीं थी, सिवाय इसके कि उम्र के साथ साथ मैं तबला बजाने में माहिर होता जा रहा था। लोगों के सामने तबला बजाने से मुझ में खुद एतमादी पैदा हुई, क्योंकि नौ उम्र ही से मुझे दादो तहसीन मिलने लगी थी, जो मेरे अंदर के फनकार को तरोताजा रखने में बड़ी मददगार साबित हुई। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि एक आर्टिस्ट एक खास उम्र के बाद ही पुख्ताकारी हासिल करता है। यह मुमकिन है कि एक सीनियर आर्टिस्ट अपने फन के तकाजों और उसकी जमालियात से ज्यादा ही मानूस हो और उसके फन के मुजाहिरों में बारीकियां भी हों, मगर आज का नौजवान फनकार जिसे अवाम में फनी मुजाहिरे के काफी मौके हासिल हों, वो किसी भी तरह अपने सीनियर से पीछे नहीं रहता। लोग मेरे शोज की भरमार देखकर ये कहते हैं कि मेरे यहां रियाज और फनकाराना गुमशुदगी का सिलसिला चल रहा है। मैं रियाज का कायल हूं, मगर तसलसल के साथ मेरे शोज भी तो मेरे रियाज का ही हिस्सा है। मैं इस वक्त अपनी मकबूलियत और शोहरत के अरूज पर हूं। मुझे लगता है कि यह सिलसिला अभी कुछ और बरस तक चलता रहेगा, तो क्यों ना मैं आज ये अहद पूरी तरह जी लूं, क्योंकि ये मेरे लिए माली तौर पर भी सूदमंद है। मैं जब मंच पर होता हूं तो खुद को बादशाह तसव्वुर करता हूं। मैं खुद को अपनी अना और अपनी महसूसात का मुहाफिज समझते हुए मंच पर अपनी फनी तहों को इस तरह खोलता हूं कि सामने बैठा हुआ सामे मेरे संगीत का कैदी बन जाता है। जब दो साजिंदे एक साथ जुगलबंदी का मुजाहिरा करते हैं तो वो रागों और सुरों का एक हसीन गुलदस्ता सुनने वालों की नजर करते हैं। ये मुमकिन है कि ये जुगलबंदी हिसाबी अंदाज में मुकम्मल ना हो, लेकिन अगर संगीत दिल की गहराइयों से बाहर आ रहा है तो उसका असर आफरी होना यकीनी है। जब हम किसी गाने वाले का साथ देते हैं तो हमारा रोल बदल जाता है। यहां हम पसमंजर का हिस्सा बन जाते हैं। यहां हम सोचते हैं, खामोश रहते हैं और संगत करते हुए उन मौकों और वक्फों की तलाश में रहते हैं जो गाने वाला हमारे भरने के लिए छोड़ता या पैदा करता है। मेरा मामला यह है कि मैं गाने वालों के साथ संगत नहीं करता। मैं चाहता भी हूं, मगर ऐसे शोज का एहतमाम करने वाले मुझसे कहते हैं कि हम किसी गाने वाले के साथ संगत के लिए आपको बिठाकर आपको जाया नहीं करना चाहते। कभी कभी किसी गायक के साथ ग्रीन रूम में मेरी तकरार भी हो जाती है, लेकिन जब मंच पर उसके साथ संगत करते हुए गाने वाले ने जहां और जब भी सच्चा सुर लगाया, मैं पिघल जाता हूं। मेरा सारा तनाव और उलझन सब कमजोर पत्तों की तरह संगीत की तेज हवा चलने पर बिखर जाते हैं और मुझे फिर संगीत और सुर के सिवा
कुछ भी याद नहीं रहता। मैं अंदर से खाली नहीं होता, बल्कि और ज्यादा भर जाता हूं पानी की उस टंकी की तरह जो नल के जोरदार पानी से हमेशा लबालब भरी रहती है। मैं नहीं मानता कि फनकार अपने मुल्क के सकाफती सफीर भी होते हैं। जब मैं किसी बैनुल अक़वामी स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करता हूं तो अक्सर हुआ है कि वहां अगली सफ में बैठे हमारे मुल्क के सफीर ने हाथ मिलाते हुए कहा कि आप मेरी तरह अपने मुल्क के सकाफती सफीर हैं। मेरे ख्याल में यह तसव्वुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि संगीतकार किसी भी पॉलिसी पर असर अंदाज नहीं हो सकते। अगर मैं आज राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर कोई बयान दूं तो इसका संजीदगी से कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। हां, जब मैं मंच पर अपनी उंगलियों को जुम्बिश देता हूं तो हजारों लोगों को अपने सामने बैठा हुआ देखकर मुझे अच्छा लगता है। तब मेरे जहन में बस यही बात आती है कि मैं इस रेगिस्तान पर एक साया अब्र बनकर बरस जाऊं। फन जब आपका दोस्त बन जाता है तो वो आपकी पहचान बन जाता है, और तब लोग ये भूल जाते हैं कि मैं मुसलमान हूं और मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैंने हिंदुओं के बेशुमार तीर्थ स्थानों पर तबला बजाया है और किसी पुरोहित के हाथ मुझे प्रसाद देते हुए कभी इसलिए नहीं रुके कि मैं मुसलमान हूं। मेरे लिए गणपति और सरस्वती फन का सरचश्मा है। मुझ पर सूफियों ने भी अपने फैजो करम की बारिश की है। मैंने खलील जबरान, तबरेज, रूमी, ख्वाजा अजमेरी, अमीर खुसरो और इकबाल के अफकार से कस्बे नूर किया है। इन बुजुर्गों का सदका है कि मुझ में तजस्सुस और प्यार का एलिमेंट बड़ा हावी रहा। मैं संगीत की नई सरहदों के दर खोलने और नए आफाक तलाश करने की आरजू में रहता हूं। मैंने जैज बजाने वालों को करीब से देखा है। मैंने उन अफ्रीकी ड्रमर्स को भी देखा है जो कांगों को महज हाथ की हथेलियों से बड़ी सुबकदस्ती से बजाते हैं। कलाई और नाखूनों के जरिए अजीबो गरीब नोट्स निकालने में कामयाब रहते हैं। मैं भी अपने साज तबले में संगीत के पोशीदा खजीनों को तलाश करने की मुहिम में लगा रहता हूं। एक बार मुझ में मगरबी बैंड्स में एक ड्रमर के रूप में शामिल होने की ख्वाहिश जागी थी, तो जॉर्ज हैरिसन ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं जो कुछ बेहतरीन जानता हूं उसी पर कायम रहूं। तब मैंने नई सीखी हुई टेक्निक्स को अपने साज तबले पर मुंतबिक यानी अप्लाई करने के कामयाब तजर्बे किए। हैरिसन का मशवरा मुझे भटकने से बचा ले गया। अब हम आते हैं इस इंटरव्यू के उस अहम तरीन हिस्से की तरफ जो इंटरव्यू लेने वाली अंजलि जोशी ने साइटेशन की सूरत में लिखा था। अंजलि जोशी लिखती है, 40 साल पहले यानी 1991 के 40 साल पहले जब वो पैदा हुआ था तो उस वक्त उसका बाप फिल्मी मौसीकी से वाबस्ता था और क्लासिकल मौसीकी में भी अपनी जगह बनाने की जिद्दोजहद में लगा हुआ था। उसकी पैदाइश के वक्त उसका बाप दिल की एक नामालूम बीमारी में मुब्तला था और लगता था जैसे वो मौत की दहलीज पर खड़ा है। उसकी मां ने नौ मौलूद को बाप के हक में मनहूस ख्याल करते हुए
उसकी परवरिश को अपने लिए एक मुसीबत समझ लिया था, लेकिन तब एक सितारा शनास ने उसकी हथेली को देखा तो उसने कहा, बीबी, ये बच्चा तेरे शौहर की दोबारा सेहतमंदी का सबब होगा, इसको मनहूस मत समझो। और तब कुछ दिन बाद ही उसके बाप की सेहत बहाल होने लगी, लेकिन बच्चा बीमार हो गया। अजीब बात यह हुई कि बच्चे की बीमारी में जितनी शिद्दत आती उतनी ही तेजी से उसका 32 साला बाप सेहतयाब होने लगा। मौत और जिंदगी के दरमियान ये धूप छांव का सा मंजर कुछ दिन जारी रहा। बिलाखिर बेटा और बाप दोनों ही जिंदगी की छांव में वापिस लौट आए। बच्चे की आंखों ने जब आसपास गौर से देखा और वो बैठने लायक हुआ तो बाप ने नन्ही मुन्नी उंगलियों और हथेलियों से खेल करने के लिए तबला उसके सामने रख दिया। बेटा दूसरे तबले की जोड़ी पर अपने बाप की उंगलियों और हथेलियों को थिरकता और मचलता हुआ देखता तो खुद भी सामने रखे तबले पर नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से संगीत की लहरें पैदा करने की कोशिश करता। बाप पानी में कंकर फेंकने और ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मां ने तबले पर थिरकती बच्चे की उंगलियों को झटका देकर अलग किया तो बाप ने कहा, जाकिर को तुम स्कूल भेजकर क्या करोगी, ये तबलिया ही बनेगा। उस वक्त ये बड़ा कुनबा मुंबई की माहम दरगाह के एक आधे कमरे में जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। इस माहौल में ज्यादातर तंग दस्ती के साथ बसर करने वाले लोग ही रहते थे। मां की जिद के आगे बाप ने इस हद तक हथियार डाले कि दरगाह से करीब वाक़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को दाखिल करा दिया और इस तरह जाकिर अपने खानदान का वो पहला बच्चा था जिसने अंग्रेजी मीडियम स्कूल के दरवाजे पर कदम रखा। बच्चा स्कूल में जो अजनबी जबान सीख रहा था वो उसकी मादरी जबान उर्दू से मुख्तलिफ थी, जो उठते बैठते उसके कानों में पड़ती रहती थी। अपने माहौल में अजनबी जबान में बात करने की आरजू उसके अंदर जब घुटन पैदा करती तो तबले पर उसकी उंगलियों की जुम्बिश और थिरक शदीद हो जाती। ये तरसील की वो तीसरी जबान थी जो उसका बाप अल्लाह रखा उसे सिखा रहा था। अपनी जिंदगी के इब्तदाई दौर के बारे में बात करते हुए उस्ताद जाकिर हुसैन खान ने कहा, मुझे याद है हमारे घर में दरबारदारी का सा माहौल रहता था। रोज ही साजिंदे और गायक आते और मैं इस हजूम में उन सब की बातें सुनता और दुलार के साथ कभी किसी गोद में होता तो कभी कोई हाथ मेरे सर और गालों को थपथपा रहा होता। मेरे वालिद शाम होते ही बांद्रा के डांडा गांव में जाते तो मैं भी कभी उनके साथ होता। उस जमाने में महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी थी। वहां एक आंटी का ठेका था जो खुफिया था और जहां पुरस्कार अंदाज में देसी शराब पिलाई जाती थी। मैं उस वक्त 7 बरस का रहा हूंगा। वहां वालिद के साथ और भी साजिंदे और संगीतकार होते और वो साजों, गानों, धुनों और सुरताल की बातें करते। मैं उनकी बातों को गौर से सुनता और कोक की बोतल पीता रहता। तो यूं
शराब खाने की धुंध में मैंने साज और संगीत के रमूज सीखे। मेरी मां ऐसी महफिलों में मेरे देर तक बैठे रहने को पसंद ना करती थी। मेरे वालिद ऐसी बेदार और खुमार आगी सोबतों में डूबे और रंगे हुए आखिरे शब जब घर लौटते तो मां मुंतजिर होती थी और वो जब तक वालिद के लिए खाना निकालती, बाप की उंगलियां टेबल पर थिरकती रहती और वो मुझे उन महफिलों की सारी बातें सुनाते जो संगीत के बारे में होती थी। आखिर में उस्ताद जाकिर अली खान ने अपने खानदान और फैमिली के बारे में बात करते हुए कहा, मेरी मां और बाप और मेरी बहनें मेरी गैर मामूली कमजोरी है। मैं अपने कुनबे का कतील हूं। खुद को उनके दरमियान पाकर मुझे अजीब तरोताजगी और फरहत का एहसास होता है। मेरे वालिद ने अब कहीं जाकर ये तस्लीम किया है कि मैं बड़ा हो गया हूं। वो मेरे गुरु और उस्ताद हैं, लेकिन हम दोनों आपस में बेहद अच्छे दोस्त हैं। वो मुझसे बड़े खुलकर बातें करते हैं। मौसीकी के रमूज सिखाने के साथ साथ वो अपने घराने की रवायात और बारीकियों को भी मुझ पर बड़े बेतकल्लुफ लहजे में मुनकशिफ करते रहते हैं। मुझे अब लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आप में कैसी तब्दीली आने लगती है। मेरे वालिद मुकम्मल तौर से तबले और संगीत से कमिटेड है। ये मुमकिन है कि मैं किसी कमजोर लम्हे में म्यूजिक एग्जेक्टिव या मैनेजर का मनसब कबूल कर लूं, मगर मेरे वालिद के लिए तबला या संगीत को छोड़ने का तसव्वुर ही हराम है। लोग और खास तौर से नौजवान नस्ल बड़ी आसानी के साथ खुद को मेरे साथ वाबस्ता कर लेती है। उनको मुझ में अपनी सारी हलचल और उसका शोर सुनाई देता है, इसीलिए मैं उन्हें अपने जैसा लगता हूं और इसी अपनेपन की बिना पर वो मेरे सामने झुककर मेरे पैर नहीं छूते, बस मुझे नमस्कार करते हैं। मैं भी उन्हीं के साथ डिस्को करता हूं, झूमता हूं, उन्हीं की तरह के कपड़े भी पहन लेता हूं और लड़कियों से फ्लर्ट भी कर लेता हूं। मैं एक ऐसे लड़के की बेहतरीन मिसाल हूं जो अच्छे काम करने में लगा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।